हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित सिंह है और आज मैं आपके सामने आईपीसी के एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर को लेकर के आया हूं और इसमें हम लोग जानेंगे पहले कि लॉ क्या है, लॉ किसे कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे आईपीसी किसे कहते हैं, आईपीसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और फ़िलहाल इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको ये मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम जानते हैं लॉ क्या है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच कंट्रोल्स द सोसाइटी। देखिए, लॉ वैसे सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस का कहते हैं जो सोसाइटी को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। वैसे सेट ऑफ रूल्स को हम लॉ कहते हैं। लॉ कितने तरीके के होते हैं? लॉ 2 टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीड्यूरल लॉ। सब्सटेंसिव लॉ बेसिकली दोस्तों अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो ये मेनली हुआ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी आर टू बिहेव। बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से सोसाइटी के लोगों को, मेंबर्स को, जो सोसाइटी के पार्ट हैं, उन्हें बिहेव करना है। मतलब किस तरीके से उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना है, प्रॉपर वे में बिहेव करना है। ये सब सारी चीज़ें जिस लॉ में पता चलती है हमें, ये सब्सटेंसिव लॉ कहलाता है दोस्तों। और जहाँ तक प्रोसीड्यूरल लॉ की बात है, इसमें मेनली आपको सेट ऑफ प्रोसीड्यूर्स फॉर मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग सब्सटेंसिव लॉ। इसमें मेनली सब्सटेंसिव लॉ को इन्फोर्स करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए सेट ऑफ प्रोसीड्यूर्स बनाए हुए हैं, वो आपको प्रोसीड्यूरल लॉ में मिलते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझे दोस्तों, तो सब्सटेंसिव लॉ बेसिकली एक सेट ऑफ सब्सटेंसिव लॉ है। मतलब एक सब्सटेंसिव इन नेचर हम कह सकते हैं इसको। मतलब जो एक मटेरियल फैक्ट है कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है आपको सब्सटेंसिव लॉ। और प्रोसीड्यूरल लॉ है किस तरीके से वो जो सब्सटेंसिव लॉ है उसको हमको रेगुलेट करना है, किस तरीके से प्रोसीड्यूर के तहत वो सारी चीज़ें हमें करनी हैं। तो सब्सटेंसिव लॉ के अंदर में आ जाता है आपको आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। प्रोसीड्यूरल लॉ में हो गया क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, सिविल प्रोसीड्यूर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख रहे सब्सटेंसिव लॉ, अभी मैंने आपको जैसा बताया कि सब्सटेंसिव लॉ में हम डेफिनेशंस बताते हैं कि मतलब क्या गलत है, क्या सही है। आईपीसी में आपको जो भी ऑफेंस है, जो भी क्राइम है, उसका डेफिनेशन मिलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको जो भी क्राइम है, ऑफेंस है, उसके डेफिनेशन से मिलते हैं, जो आपको ये फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं। बेसिकली वैसे जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये होता है। एक तरीके ये सिविल ऑफेंस है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वाला वो मेनली सिविल ऑफेंस में आता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, उससे रिलेटेड जो कुछ भी है। लॉ ऑफ टॉर्ट देखिए, वैसे लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में क्या है ना, इसका कोई आपको ना कोई एक्ट मिलेगा ना ये कोड है। ये बेसिकली एक नॉर्म्स है। ये जो ब्रिटिश आपको जुडिशरी है उसी में सारे ये स्टार्ट हुआ वहाँ से। और बेसिकली इसमें मेनली कुछ जो सोशल रॉन्ग्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड ये है आपको मेनली लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसके लिए कोई आपको सेक्शंस या आर्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। ये कम्प्लीटली जो आपको मजिस्ट्रेट होता है या जज होता है उसके ऊपर है, वो उसको एडमिनिस्टर करेगा या नहीं करेगा, मेनली उसी के लिए है। बट है इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जहाँ तक प्रोसीड्यूरल लॉ का है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में हम क्या पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीड्यूर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखिए, यहाँ पर आपको मैं जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि इंडियन पिनल कोड क्यों हो और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों है। तो बेसिकली कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या है। कोड मेनली देखिए दोस्तों, इसमें है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्ट में है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और एक्ट हम तब लाते हैं जब उसके रिगार्डिंग कुछ वैसे नीड अराइज होती है। जैसे सपोज़ हम मान के चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, पहले अब सपोज़ कोई भी चीज़ को हम किस चीज़ को एविडेंस माने नहीं माने, इसके लिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे तो फिर इस चीज़ का मैनिपुलेशन हो सकता है। कि अब सपोज़ मान लीजिए पुलिस को दिया गया बयान वो एविडेंस के तौर पे नहीं एडमिट किया जाता है, तो
अगर ये इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं आया हुआ होता तो फिर तो पुलिस के सामने दिया हुआ बयान, वो तो पुलिस फोर्सफुली भी किसी भी तरीके से आपको वो बयान निकलवा लेती और फिर उसके बेसिस पे आपको डिसीजन सुना दिया जाता। तो फिर तो कोर्ट का कुछ खास इंपॉर्टेंस रह भी नहीं जाता, क्योंकि पुलिस ने तो गवाही करवा ही ली उसकी और उसी के बेसिस पे सज़ा होना है उसको, तो कोर्ट का कुछ काम ही नहीं रह जाएगा वहाँ पे। तो इस वजह से एविडेंस एक्ट आना बहुत ज़रूरी था कि किस चीज़ को हम एविडेंस एक्ट में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, फेसबुक पोस्ट हैं, अब आजकल जो नया आपको ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपके जो ये सारी चीज़ें हैं उन सबको एडमिनिस्टर करेंगे नहीं करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए कोड एक्ट ये क्या है, सब्सटेंसिव लॉ क्या है, प्रोसीड्यूरल लॉ क्या है। अब हम देखते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए इंपॉर्टेंस क्या है, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों का आपको क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए किसी भी पर्सन को अगर हमें गिल्टी प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको ये तीनों जो कोड या एक्ट कह लीजिए, इन तीनों का होना ज़रूरी है। इन्हीं तीनों के बेसिस पे हम किसी पर्सन को गिल्टी साबित कर सकते हैं। सबसे पहले वो एक आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, सबसे पहले वो उसने क्या क्राइम किया है, उसका डेफिनेशन कहाँ से पता चलेगा दोस्तों, हमें आईपीसी से पता चलेगा। अगर सपोज़ उसने मर्डर किया है तो मर्डर हम किसको कहेंगे, ये मर्डर हुआ या फिर कुछ और हुआ, ये कैसे हम कह सकते हैं, तो ये इंडियन पेनल कोड में दिया हुआ है। अब उसने मर्डर कर दिया, चलिए ये पता चल गया कि उसने मर्डर कर दिया, तो अब उसे कैसे अरेस्ट करना है, कैसे कोर्ट में पेश करना है, कैसे बेल मिलना है, वो सारी प्रोसीड्योर्स जो हैं वो आपको कहाँ पे रहेंगे, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में। अब हमें कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में हम वो उस पर्सन ने मर्डर किया है ये साबित कैसे करेंगे, तो ये साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के तहत जो जो चीज़ें एविडेंस मानी जाती हैं उनको हम पेश करेंगे। अगर उसके बेसिस से वो पर्सन गिल्टी साबित हुआ तो उसे सज़ा होगी। तो मेनली आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों के बेसिस पे ही आपको किसी भी पर्सन को गिल्टी या तो फिर बरी किया जा सकता है, गिल्टी साबित किया जा सकता है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसे रिहा किया जा सकता है। लेकिन इन तीनों का ही आपको ट्रायो जो है वो नेसेसरी है। अब हम देखते हैं आईपीसी किसे कहते हैं। वैसे तो अभी आईपीसी में आपको डिस्कस करूँगा अभी डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं एक वन लाइन में बता देता हूँ। इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट्स। इसमें दोस्तों बेसिकली दिया रहता है कि ऑफेंसेस वगैरह होते हैं तो ऑफेंसेस किसे कहते हैं, ये पर्टिकुलर ऑफेंस है। अब जैसे मर्डर है तो मर्डर, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ इसे मर्डर हम कब कहेंगे, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ इसे थेफ्ट कब कहेंगे, रॉबरी कब कहेंगे, डेकॉइटी कब कहेंगे, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहेंगे या फिर मर्डर कहेंगे, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कहेंगे। उस तरीके से सारी चीज़ें हैं आपको, तो ये डिफ़ाइन करेगा और उसमें पनिशमेंट भी बता रखा है कि अगर ये क्राइम है तो इसके लिए पनिशमेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी का बस मैं वैसे आईपीसी के बारे में आपको ये यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। सीआरपीसी का मैं रफली बता दे रहा हूँ क्या है। वैसे पहले भी मैंने बताया आपको, सीआरपीसी मेनली प्रोसीड्यूरल लॉ है। तो प्रोसीड्यूरल लॉ है तो इसका क्या मतलब है कि जो सब्सटेंसिव लॉ है उसमें जो उसको इन्फोर्स करने के लिए जो प्रोसीड्यूर हमें इन्वॉल्व्ड हैं वो सीआरपीसी में दिए हुए हैं। अब जैसे सपोज़ अरेस्ट करना है किसी को, अगर हमने देखा कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मर्डर के लिए उसे हमने आपको कहीं ना कहीं कॉन्विक्ट किया है, तो अब उसे हमें अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट करने के लिए हु इज़ ऑथोराइज टू अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर सकता है। देखिए अलग अलग क्राइम के लिए एक अलग अलग हायरार्की दिया हुआ है आपको कि इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए इस लेवल से नीचे के ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे लिकर केस में है, अलग अलग केसेस में आपको है कि आपको इस लेवल से, अब सपोज सिपाही अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अरेस्ट कर सकता है कि नहीं, सब इंस्पेक्टर कर सकता है कि नहीं, डीएसपी कर सकता है कि नहीं, इन सब के बारे में आपको मेनली दे रखा है। जैसे कि दोस्तों मेनली कुछ लॉज ऐसे हैं जिसमें, जैसे आपको मैं
बताता हूँ, अभी 1 मिनट रुकिए। जैसे आपको ओपीएम एक्ट के तहत जो है वो ओपीएम एक्ट नहीं, गैम्बलिंग एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट के तहत दोस्तों एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर ही सिर्फ अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो गैम्बलिंग एक्ट है, इंडियन गैम्बलिंग एक्ट, उसमें एक डीएसपी से नीचे के रैंक का कोई भी ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से सारे अलग अलग क्राइम्स के लिए एक आपको डिसाइडेड है कि इसके नीचे के ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हु इज़ ऑथराइज टू अरेस्ट हो गया यहाँ पे, हाउ ही विल अरेस्ट, किस तरीके से अरेस्ट करेगा वो अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट वारंट ज़रूरी है कि नहीं है, मतलब कि वो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के अरेस्ट करेगा कि वारंट के साथ अरेस्ट करेगा। तो हाउ ही विल अरेस्ट, हु इज़ ऑथराइज टू ग्रांट द बेल। अब यहाँ पर आपको आ जाता है बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हु इज़ ऑथराइज टू ग्रांट द बेल। अब उसे थाने से मिलना है बेल, कोर्ट से मिलना है बेल, तो यहाँ पर कौन कौन बेल दे सकता है। अब हम गए और सिपाही के लेवल पे उनसे कहे कि आप हमें बेल दे दीजिए, तो वो बेल देने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। हाउ द बेल इज़ टू बी प्रोवाइडेड, किस तरीके से बेल प्रोवाइड किया जाना है, बेल बॉन्ड साइन करवाना है या फिर इसी तरीके से एक नॉर्मल अग्रीमेंट करा करके और वो करा देना है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस, एडवोकेट एंड जज, इस पूरे इसमें पुलिस का क्या काम है, एडवोकेट का क्या काम है, जज का क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पता चलती हैं, सीआरपीसी में। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब है हमारा इंडियन पेनल कोड। अब हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड क्या है। इंडियन पेनल कोड 1860, देखिए ये इनैक्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को, बट ये कमेंस मतलब वर्क करना जो शुरू किया था वो मेनली आपको 1 जनवरी 1862 से किया था। बट आपको डेट अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप 6 अक्टूबर 1860 ही लगाइएगा, क्योंकि इंडियन पेनल कोड 1860 ही है। अब इसके थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं कि इसके हिस्ट्री में क्या था। बेसिकली इसमें बस 1-2 लाइन वो इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये फर्स्ट लॉ कमीशन जो 1834 में आया था, उसके रिकमेंडेशन पे हमने इंडियन पेनल कोड को बनाया। देखिए फर्स्ट लॉ कमीशन किसके रिकमेंडेशन पे आया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में एक लॉ कमीशन एस्टेब्लिश करने की लिए बात की गई थी, और उसी के बेसिस पे आपको फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में एस्टेब्लिश किया गया, और उसके जो चेयरमैन थे वो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे, और इन्हीं के अध्यक्षता में ये सारा पैनल काम, ये लॉ कमीशन काम कर रहा था। और फिर धीरे धीरे आपको 1837 में भी कुछ मतलब कोड लाए गए, फिर 1850s के आसपास, 1856 के आसपास बहुत सारे मतलब प्रयास उस टाइम से चल रहे थे, बट फाइनली 1860 के आसपास जा कर के आपको इंडियन पेनल कोड फॉर्म में आया। इसमें टोटल आपको 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। अब हम आईपीसी को आपको बिल्कुल ये प्रॉपरली किस तरीके से वो वर्क करता है वो हम समझते हैं। आईपीसी में है क्या, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले आईपीसी में है व्हाट इज़ इट इन आईपीसी। आईपीसी में है क्या, तो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस क्या है और उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखेंगे पनिशमेंट फॉर व्हाट। यहाँ पर जैसे ऊपर हमने देखा पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, तो पनिशमेंट किस चीज़ के लिए, फॉर क्रिमिनल एक्ट डन। ये सब एसेंशियल्स हैं इसमें कि क्रिमिनल एक्ट डन, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उसने किया हो उसके लिए पनिशमेंट। अब हम देखते हैं क्राइम जो हो रहा है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर क्राइम में आपको आ जाएंगे। पहला तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कोई जानवर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। गिल्टी माइंड होना चाहिए, मेंस रिया, वो इंटेंशनली वो काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि अनजाने में हुआ हो, तो वो गिल्टी माइंड होना चाहिए। एक्ट और ओमिशन, वो जो एक्ट किया या फिर जो भी ओमिशन हुआ या एक्ट किया, जो भी किया वो, जैसे मर्डर किया तो वो मर्डर जो हुआ वो। और इंटेंडेड रिजल्ट, अगर वो मर्डर किया तो किसी की मृत्यु हुई है, और अगर वो चोरी किया है तो किसी के घर चोरी हुई है या किसी का सामान चोरी हुआ है, तो वो हो गया इंटेंडेड रिजल्ट कि इस पर्टिकुलर आदमी का सामान चोरी हुआ, तो वो हो गया इंटेंडेड रिजल्ट। इसने चोरी किया वो हो गया एक्ट, इंटेंशनली चोरी किया, पैसे उसे चाहिए थे
इसका गिल्टी माइंड है और वो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग हो गया। तो इस तरीके से ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हो गए दोस्तों। फिर है पार्टीज टू द क्राइम। यहाँ पे मेनली क्राइम के इसमें तो सेंस में आपको कॉम्प्लेनेंट और एक्यूज्ड ही आएगा। वैसे मैं फिर भी आपको इन सब के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। प्लेंटिफ डिफेंडर, ये सिविल केसेस में आएंगे। प्लेंटिफ डिफेंडर, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। ये सब आपको मेनली जो सिविल केसेस होते हैं, चेक बाउंस के केसेस हो गए, उससे रिलेटेड जो कुछ भी केसेस हैं, मतलब बैंक फ्रॉड से रिलेटेड केसेस हैं, उन सब से रिलेटेड केसेस में आपको ये आएगा। प्लेंटिफ हो गया जो केस कर रहा है, डिफेंडर जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, पिटिशनर भी वही हो गया जिसने पिटीशन फाइल की, और रिस्पोंडेंट जिसे जवाब देना है। आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट होता है, वहाँ पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नहीं होगा, वहाँ एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट होता है। क्रिमिनल केसेस में कॉम्प्लेनेंट और अक्यूज्ड। इफ़ प्रूवन गिल्टी अक्यूज्ड बिकम कॉन्विक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेनेंट होता है जो कंप्लेन करता है, और जिस पे किया जाता है, जिसके खिलाफ किया जाता है, वो अक्यूज्ड होता है। और जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होता है वो अक्यूज्ड होता है। जिस समय वो अक्यूज्ड गिल्टी साबित हो जाता है वो कॉन्विक्ट हो जाता है दोस्तों। विक्टिम, फिर आप सुनते होंगे विक्टिम, तो विक्टिम क्या है? जिस पर्सन को इंजरी हुई है या फिर जिस पे जो मारा गया या जो हर्ट हुआ, मतलब जिस पर्सन को इंजरी हुआ, जो पर्सन अफेक्ट हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ पे विक्टिम होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं ऑफेंस किसे कहते हैं। देखिए इसमें है, इट इज़ अ क्राइम दैट ब्रेक्स अ पर्टिकुलर लॉ एंड रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर पनिशमेंट। इसमें मेनली है दोस्तों कि ये एक ऐसा क्राइम है जो एक पर्टिकुलर लॉ को तोड़ता है और उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, जैसे आईपीसी के तहत अगर कोई लॉ बना हुआ उसको तोड़ता है तो उसके तहत उसमें आपको कुछ पनिशमेंट्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, अगर उसमें वो कुछ वैसा कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ फिर क्या पनिशमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफेंस में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ब्रीफली मैं आपको ये बता देता हूँ। बेलेबल ऑफेंस मेनली दोस्तों वैसा ऑफेंस है जहाँ पर आपको बेल पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों से मिल सकता है। पुलिस थाने में भी मिल जाएगा आपको बेल, और कोर्ट से भी, दोनों जगह से बेल मिल सकता है, वो बेलेबल ऑफेंसेस होंगे। ये थोड़े से आपको ग्रीवियस इन नेचर नहीं होंगे, थोड़े कम हार्मफुल, वैसे सीरियस इन नेचर नहीं होंगे, तो उसमें आपको ये आ जाता है। जैसे ब्राइबरी हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, सिंपल हर्ट हो गया, तो ये सब जो हो गया आपको बेलेबल ऑफेंसेस में आ गया। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलता है, बेल मिलता है, इसमें भी बेल मिलता है, बट इट ओनली मीन्स दैट बेल कैन बी ग्रांटेड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पुलिस स्टेशन से आपको बेल नहीं मिलेगा, यहाँ जब भी बेल मिलेगा आपको कोर्ट से ही बेल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगा। बस डिफरेंस यही है बेलेबल और नॉन बेलेबल में। बेलेबल में पुलिस ऑफिसर भी ऑथराइज्ड है बेल देने को, और नॉन बेलेबल में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से बेल मिल सकता है। और इस वजह से है क्योंकि ये थोड़े सीरियस इन नेचर होते हैं। आपको जैसे वेजिंग वॉर ऑन योर ओन कंट्री के खिलाफ ऑफ वॉर, सेडिशन हो गया, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर, ये सारे हो गए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जो कि क्राइम सीरियस इन नेचर होते हैं। ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल बाय डेथ, इम्प्राइजनमेंट फॉर लाइफ और मोर देन 7 years, ये सारे आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। वैसा कोई भी ऑफेंस जिसका पनिशमेंट डेथ होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है, या फिर 7 साल से ऊपर का सज़ा होता है, वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हो गया यहाँ पर आपको बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो वैसे ऑफेंसेस जहाँ वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आता है। ये सीरियस इन नेचर होगा, तो जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डाउरी डेथ हो गया, किडनैपिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है दोस्तों। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस इन नेचर, यहाँ अरेस्ट वारंट जरूरी है अरेस्ट करने के लिए, बिना उसके नहीं किया जा सकता। जैसे असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया, फॉर्जरी हो गया, तो इस तरीके के जो केसेस इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। आप देखते होंगे कई भी टीवी सीरियल्स वगैरह में, जब मेनली वो लोग चीटिंग, फॉर्जरी, असॉल्ट, इन्हीं सब के केसेस में जब वो अंदर उन्हें मतलब पुलिस पकड़ने आती है तो वो लोग डिमांड करते हैं कि अरेस्ट वारंट कहाँ है, आप पहले अरेस्ट वारंट दिखाइए। मर्डर वाले केसेस में आप नहीं देखिएगा कि पुलिस कुछ
आपको अरेस्ट वारंट लाती है। वो सीधा जाती है, जिस पे शक है उसको उठा करके लाती है, उसके खिलाफ उसे वारंट ही लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन आपको जहाँ वैसे चीटिंग या फॉर्जरी का होगा, ये पर्टिकुलर आदमी ने इस पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ कंपनी में फ्रॉड किया है, तो भाई उसे अरेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो पहले एक हमें अरेस्ट वारंट चाहिए, बिना उसके हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं उसे। मेनली सिविल नेचर के होते हैं ये सारे, और वो सारे क्रिमिनल नेचर के हो गए, कॉग्निजेबल वाले। कंपाउंडेबल हो गया। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपको कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सके वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जो कोर्ट के बाहर जिनका सेटलमेंट ना हो सके। ठीक है, एक बार अगर आपने केस कर दिया तो फिर अब आपको सीधे वो केस या तो खारिज होगा या तो सज़ा होगी। ठीक है, बीच में जो आपको कंप्रोमाइज़ होता है ना, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में केस हो भी गया तो फिर में अगर दोनों पार्टीज तैयार हो जाती है किसी कंप्रोमाइज़ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, तो वो आपको कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि ऑल द ऑफेंसेस नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। मतलब सेक्शन 320 ऑफ CRPC में जो भी ऑफेंसेस आपको दिए हुए नहीं हैं, all the offences not mentioned in the list under section 320 of CRPC are non-compoundable offences। मतलब 320 सेक्शन 320 ऑफ CRPC में जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं वो सारे आपको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, बाकी उसके अलावा जो भी ऑफेंसेस है वो नॉन कंपाउंडेबल है। तो हम देख लेते हैं सेक्शन 320 में आपको कौन कौन से ऑफेंस दे रखे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आपको ये सारे आपको रॉन्गफुल कन्फाइनिंग ए पर्सन फॉर 10 days और मोर, असॉल्ट, थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, फिर आपको डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, फ्रॉडलेंट रिमूवल, उसी तरीके से आपको सारे मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, फिर आपको हाउस ट्रेसपास टू कमिट एन ऑफेंस यूजिंग अ फॉल्स ट्रेड और प्रॉपर्टी, काउंटर फिटिंग, एडल्ट्री, ये सारे जो हो गए आपको मेनली देखने से ही आपको लग रहा है थोड़े सिविल नेचर के ये सब हैं क्राइम्स। तो इन सब में आपको वो होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।